क्लास 10th चैप्टर द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले ह्यूमन आई के बारे में एकदम डिटेल में। ये वन शॉट वीडियो होगा रैपिड रिवीजन सीरीज का। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे डिफेक्ट्स ऑफ आइज क्या होता है, स्काई कलर ब्लू क्यों होता है, टिंकलिंग ऑफ स्टार्स क्या होते हैं, डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या होती है और भी बहुत कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज ह्यूमन आई से। ह्यूमन आई इज एन इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ये एक इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी का। ह्यूमन आई इज नियरली स्फेरिकल, ये स्फेरिकल शेप में होती है और इसका डायमीटर 2.3 सेंटीमीटर होता है। ये जो डायग्राम आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है, मेरे चैनल पर भी बना है, आप वहां से बनाना सीख सकते हैं। अब एक एक करके इसके पार्ट्स देखेंगे। कॉर्निया, कॉर्निया के थ्रू लाइट एंटर होती है। कॉर्निया एक थिन मेम्ब्रेन होती है जो आउटर मोस्ट ट्रांसपेरेंट पार्ट है, यानी आंख के बाहर की तरफ एक ट्रांसपेरेंट पार्ट है। रेटिना, रेटिना एक लाइट सेंसिटिव स्क्रीन होती है जो कि इनसाइड द आई यानी आई के अंदर होती है, जहां पर इमेज का फॉर्मेशन होता है। ये रोड्स एंड कोन्स को कंटेन करती है। एक्वस ह्यूमर क्या होता है, जो स्पेस को कवर करता है कॉर्निया और आई लेंस के बीच में, और ये एक फ्लूइड की तरह होता है। क्रिस्टलीन लेंस क्या होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, जैसे आपने जेली खाई है बिल्कुल वैसे क्रिस्टलीन लेंस होते हैं, जेली लाइक मटेरियल। सिलियरी मसल्स क्या होती हैं, ये मसल्स होती हैं जो कि आई लेंस को अटैच्ड होती हैं और ये आई के लेंस के शेप को मॉडिफाई करती हैं, जिसके थ्रू आपकी फोकल लेंथ बढ़ती है, यानी आप दूर का और पास का देख सकते हो सिलियरी मसल्स के द्वारा। जब ये सिलियरी मसल सिकुड़ेंगी तो आप पास का देख पाओगे, और जब ये फैलेंगी तो आपका लेंस बड़ा हो जाएगा और आप दूर का देख पाओगे। तो ये काम होता है सिलियरी मसल्स का। अब जो ये डायग्राम आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये आपको जरूर बनाना है, हमारे चैनल पर बना हुआ है, वहां से देखकर भी आप इसे बनाना सीख सकते हैं। अब हम देखेंगे व्हाट इज प्यूपिल। प्यूपिल एक होल होता है बिल्कुल आंख के बीच में, आपने देखा होगा छोटा सा गोल पॉइंट होता है ब्लैक कलर का, इसके थ्रू लाइट एंटर होती है। विट्रस ह्यूमरस भी एक फ्लूइड होता है जो रेटिना और आई लेंस के बीच के स्पेस को कवर करता है। ऑप्टिक नर्व क्या होती है, अपने पीछे एक टेल जैसी देखिए ना, यहाँ पे जो इमेज बनती है इस इमेज को दिमाग तक पहुंचाने का यानी सिग्नल पहुंचाने का काम इस ऑप्टिक नर्व का होता है। आइरिस क्या होती है, जो प्यूपिल गोल है उसके अगल बगल आपने बड़ा सा ब्लैक गोला देखा होगा, वो होता है आइरिस। ये एक मस्कुलर डायफ्राम होता है जो कि प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। अब हम देखेंगे हाउ द प्यूपिल एंड आइरिस वर्क्स, यानी आइरिस और प्यूपिल वर्क कैसे करती है। देखिए जब लाइट ब्राइट होती है तो आइरिस होती है कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, जिससे प्यूपिल लेस लाइट को एंटर करने की परमिशन देता है आई के अंदर, और जब लाइट डिम होती है तो आइरिस एक्सपैंड कर जाता है यानी फैल जाता है, जिसके थ्रू मोर लाइट आई के अंदर एंटर हो जाती है। यानी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आइरिस एंड प्यूपिल किस तरह वर्क कर रहा है। अब हम देखेंगे पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई। द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड एकोमोडेशन, यानी आई लेंस को एडजस्ट करने का काम उसकी एबिलिटी जिसके थ्रू फोकल लेंथ्स एडजस्ट होती है, ये होता है पावर ऑफ एकोमोडेशन। इसमें व्हेन द सिलेरी मसल्स आर रिलैक्स, जब सिलेरी मसल रिलैक्स्ड होती हैं तो आई लेंस थिन हो जाते हैं, जिससे फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है और आप दूर के ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख सकते हैं। और टू सीट्स द नियर बाई ऑब्जेक्ट, और नियर बाई ऑब्जेक्ट को क्लियरली देखने के लिए सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, जिससे आई लेंस थिक हो जाते हैं, जिससे फोकल लेंथ जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है और आप नियर बाई ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था जो काम सिलेरी मसल्स करती है ना, वो सिलेरी मसल्स का काम करने को ही हम बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई, यानी एक प्रकार का पावर आई का कि किस प्रकार आप दूर की चीज़ों को और पास की चीज़ों को आराम से देख सकते हैं फोकल लेंथ को इंक्रीज और डिक्रीज करके। व्हाट इज़ फार पॉइंट एंड व्हाट इज़ नियर पॉइंट। द फारदेस्ट पॉइंट होता है जहाँ पर आप किसी भी दूर रखे ऑब्जेक्ट्स को एकदम क्लियरली देख सकते हैं विदाउट एनी स्ट्रेन। फार पॉइंट कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक, यानी जैसे कि आप सूर्य तक को देख सकते हैं, इन्फिनिटी पे है ना, मैंने बताया था लाइट चैप्टर में कि सूर्य कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक है। नियर पॉइंट क्या होता है, इसमें आप लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन को देखते हैं, यानी नियरेस्ट पॉइंट है जहाँ पर स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को भी आप क्लियरली देख सकते हैं बिना किसी स्ट्रेन के, और इसका कहाँ तक आप डायमीटर है 25 सेंटीमीटर तक, यानी आई रेंज आप 25 सेंटीमीटर से इन्फिनिटी तक देख सकते हैं। दैट इज नियर पॉइंट एंड द फार पॉइंट। अब हम देखेंगे डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड द करेक्शन। द आई में ग्रेजुअली लॉस इट्स पावर ऑफ एकोमोडेशन, यानी आई जो होती हैं वो अपनी पावर ऑफ एकोमोडेशन को लॉस भी कर देती हैं, जिसके थ्रू डिफेक्ट्स हो जाते हैं। इन सच कंडीशन द पर्सन कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली एंड कंफर्टेबली, यानी इसके जब ऐसा हो जाता है, जब आई में डिफेक्ट हो जाता है तो पर्सन
कोई भी चीज़ को क्लियरली नहीं देख सकता। तो 3 प्रकार के डिफेक्ट्स बताए गए हैं आपके सिलेबस में, दैट इज़ मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड प्रेसबायोपिया। इसे हम एक एक करके देखेंगे। व्हाट इज मायोपिया? मायोपिया इज ऑल्सो कॉल्ड नियर साइटेडनेस। अब नियर साइटेडनेस के केस में क्या होता है कि नियर बाई ऑब्जेक्ट्स तो दिखाई देंगे बट जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, दूर के ऑब्जेक्ट्स हैं, वो दिखाई नहीं देंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इमेज के जो फॉर्मेशन है वो रेटिना से पहले हो जाता है, जबकि रेटिना पर बनना चाहिए। अब इसमें क्या हो रहा है कि फार पॉइंट नियर हो रहा है देन इन्फिनिटी के। ऐसा क्यों होता है? पहला तो एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया हो जाता है या इलोंगेशन ऑफ आईबॉल हो जाता है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? जब रेटिना पर बनना चाहिए इमेज का फॉर्मेशन, लेकिन रेटिना से पहले बन रहा है, तो हम किस लेंस का प्रयोग करेंगे? हम करेंगे कॉन्वेक्स का। कॉन्वेक्स क्या करता है कि जो रेज आ रही है उन्हें डाइवर्ज कर देता है और डाइवर्ज करके वो जो इमेज है वो रेटिना पर बन जाएगी। अब देखेंगे हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया इज ऑल्सो कॉल्ड फार साइटेडनेस। फार साइटेडनेस मतलब कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स तो क्लियरली दिख रहे हैं लेकिन जो नियर बाई ऑब्जेक्ट्स हैं वो नहीं दिख रहे ढंग से। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन है वो बिहाइंड द रेटिना, यानी रेटिना के पीछे बन गया, ना कि रेटिना पर। तो आप दोनों केस देख रहे हो कि पहले वाले मायोपिया वाले केस में रेटिना से पहले बन रहा है और हाइपरमेट्रोपिया के केस में रेटिना के बाद बन रहा है। दोनों ही केस में रेटिना पे नहीं बन रहा है, इसीलिए दोनों डिफेक्ट हैं। इसमें क्या हो रहा है? नियर पॉइंट फार्दर अवे फ्रॉम द नॉर्मल नियर पॉइंट हो रहा है। क्यों होता है? इंक्रीज इज द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस और डिक्रीज इन पावर ऑफ द लेंस और शॉर्टनिंग ऑफ द आई बॉल। कैसे सॉल्व करेंगे? कॉन्केव लेंस लगा करके। अब देखेंगे प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया क्या होता है? ये एक ह्यूमन आई डिफेक्ट है। कब होता है? एजिंग में, यानी जब ओल्ड एज हो जाती है तब होता है ऐसा। इसमें क्या होता है कि इसमें मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों की चीज़ हो जाती है, यानी कि ना तो पास का ढंग से दिखेगा ना तो दूर का ढंग से दिखेगा। तो अब इसे क्यों होता है? क्योंकि आई लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी डिक्रीज हो जाती है और सिलेरी मसल्स वीक हो जाती है। अब ज़्यादा लंबे समय तक, एज मतलब काफ़ी समय आप जी लिए हो यानी 60-70 साल, तो आपकी मसल्स वीक हो गई, आपकी आई लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी डिक्रीज हो गई है, यानी कि प्रेस बायोपिया हो गया। इसे कैसे सॉल्व करेंगे? अब हमें मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों में तो हमें कॉन्केव और कॉन्वेक्स दोनों लेंस चाहिए, यानी कि बाई फोकल, बाई यानी दोनों लेंस हमें चाहिए, तब इस प्रेस बायोपिया को सॉल्व किया जा सकता है। तो ऐसा लेंस बनेगा जिसमें कॉन्केव भी होगा और कॉन्वेक्स लेंस भी प्रेजेंट होगा। इस तरह प्रेस बायोपिया सॉल्व हो जाएगा। आप देखेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। द डायरेक्शन ऑफ लाइट चेंज एज इट passes फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। इन अदर वर्ड्स, लाइट बेंड इट्स ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। दिस फिनोमेना इज नोन एज रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन हमने लाइट के चैप्टर में पढ़ा है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो बेंड हो जाती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक रे, इंसिडेंट रे जा रही है, तो जैसे ही वो यहाँ पे बाहर की तरफ एयर है और ये बीच में प्रिज्म यानी ग्लास है, तो मीडियम चेंज हो गया। जैसे ही मीडियम चेंज हुआ तो जो लाइट है वो नॉर्मल से टकराकर टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो गई और वापस जब दोबारा से आप देख रहे हो कि जो ये इमर्जेंट रे है वो नीचे की तरफ क्यों आ रही है? क्योंकि ग्लास के बाद फिर से वो एयर की ओर आ रही है। तो एयर की ओर आने पे नॉर्मल की तरफ ना जाके वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल लाइट हो जाती है। ये हमने लाइट के चैप्टर में पढ़ा है रिफ्रैक्शन को, उसके थ्रू आप इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि कितने प्रकार के एंगल बन रहे हैं। एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ई, एंगल ऑफ इमर्जेंस और एंगल ए, एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन क्या है कि जहाँ पर मिलनी चाहिए रेस वहाँ पर मिल नहीं रही, लेकिन हमने डॉट डॉट से जब रेस को मिलाया तो हमने देखा कि वहाँ पर एक एंगल बन रहा है, उस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। तो इस तरह आप इसको रिफ्रैक्शन को अच्छे से समझ सकते हैं। अब हम देखेंगे डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म, यानी व्हाइट लाइट का डिस्पर्शन देखेंगे। व्हेन व्हाइट लाइट इज पास्ड थ्रू अ ग्लास प्रिज्म इट स्प्लिट्स इनटू बैंड ऑफ कलर्स एंड दिस प्रोसेस ऑफ व्हाइट लाइट स्प्लिटिंग इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स इज टर्म्ड एज डिस्पर्शन। यानी जब व्हाइट लाइट को आप प्रिज्म से पास करवा रहे हो तो क्या हो रहा है कि जो लाइट है वो कई सारे कलर्स में बेंड हो जा रही है और इस फिनोमिना को हम बोलते हैं डिस्पर्शन। द बैंड ऑफ 7 कलर्स फ्रॉम ड्यू टू डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। और ये 7 कलर्स में जो लाइट है वो बेंड हो रही है और ये 7 कलर्स के बैंड को क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम बोलते हैं। 7 कलर्स कौन से हैं ये आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसमें रेड सबसे लीस्ट बेंड होगी और वायलेट सबसे ज़्यादा बेंड होती है। अब हम देखेंगे कि जब प्रिज्म से व्हाइट लाइट गई तो 7 कलर में बेंड होके आ रही। अब हमने दूसरी तरफ प्रिज्म को उल्टा करके रख दिया तो हमने देखा कि जब 7 कलर वाली लाइट प्रिज्म से उल्टे प्रिज्म से आ रही तो वापस से हमें व्हाइट लाइट आ रही है। यानी ये सारा जो प्रोसेस है ये लाइट का हो रहा और इसी को हम बोलते हैं लाइट स्पेक्ट्रम रिकॉम्बिनेशन।
अब हम देखेंगे व्हाट इज रेनबो, यानी रेनबो का फॉर्मेशन कैसे होता है। रेनबो इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम अपीयरिंग इन द स्काई आफ्टर अ रेन शॉवर, यानी जब भी बारिश होती है उसके बाद हमें रेनबो दिखता है। इट इज कॉज्ड बाय डिस्पर्शन ऑफ सनलाइट बाय टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, यानी जो हमने प्रिज्म वाला फिनोमिना देखा था वही पूरा फिनोमिना होता है, लेकिन प्रिज्म की जगह काम क्या करता है, जो वाटर की ड्रॉपलेट्स होती है जब उससे लाइट टकराती है और टकरा के डिस्पर्शन होता है तो 7 कलर्स में हमें लाइट दिखाई देती है, उसी को हम बोलते हैं रेनबो। वाटर ड्रॉपलेट्स एक्ट लाइक स्मॉल प्रिज्म, दे रिफ्लेक्ट and disperse the incident light, then reflect it internally and finally refract it again when it comes out of the raindrop, यानी जब वाइट लाइट गई और रेन ड्रॉप से टकरा कर वो डिस्पर्स हुई, बेंड हुई और हमें 7 कलर्स के फॉर्मेशन के रूप में दिखाई दी, जिसे कि हम बोलते हैं रेनबो, कि हमारा रेनबो का फॉर्मेशन हो गया। तो बहुत ही ईजी है, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, अ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कॉस्ड बाय द अर्थ एटमॉस्फेयर हैविंग एयर लेयर्स ऑफ वेरिंग ऑप्टिकल डेंसिटीज इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, यानी जब लाइट का रिफ्रैक्शन होता है अर्थ के एटमॉस्फेयर में, इसे बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। और इसी रिफ्रैक्शन के थ्रू ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, अपीयरेंस ऑफ स्टार्स पोजिशन, ये सारी चीज़ें हमें दिखती हैं। जब एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन होगा तो ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होंगी, इन सारी चीज़ों का फॉर्मेशन होगा। और इन सारी चीज़ों का फॉर्मेशन कैसे होता है ये एक एक करके हम देखेंगे, यानी हम देखेंगे कि सबसे पहले ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स कैसे में दिखते हैं, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट कैसे पता चलता है, एंड अपीयरेंस ऑफ द स्टार पोजीशन हमें समझ में आएगी। तो इसमें हो क्या रहा है कि जैसे सन से लाइट जा रही है और वो अर्थ पे पहुंचने से पहले ही एटमॉस्फेयर पे टकरा कर हमें बेंड होकर दिख रही है। तो यहाँ पर आप देखोगे एडवांस सनराइज इसी के थ्रू हो रहा है। द सन इज विजिबल टू अस अबाउट 2 मिनट बिफोर द एक्चुअल सनराइज एंड अबाउट 2 मिनट आफ्टर द एक्चुअल सनसेट बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। आप देख रहे हो नीचे जो एक्चुअल पोजीशन है सन की, यहाँ से लाइट रेस गई और एटमॉस्फेयर से टकरा करके बेंड हो गई। तो हम जब अर्थ से देख रहे हैं तो हमें ऐसा लग रहा है कि एक्चुअल पोजीशन पे सन नहीं है, बल्कि सन उससे ऊपर अपीयरेंस पोजीशन पे है और बीच में आप नॉर्मल को देख सकते हैं। तो व्हेन द रेज फ्रॉम द सन हिट्स द एटमॉस्फेयर दे गॉट रिफ्रैक्टेड। और ये सब कुछ हमें क्यों दिख रहा है, यानी सन आने से पहले सन क्यों दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा है। जो हमने प्रिज्म में देखा था ना, पूरा फिनोमिना एक जैसा ही है, बस प्रिज्म की जगह रेनबो में हमने क्या किया था, वाटर ड्रॉपलेट्स का देख लिया था, और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो एटमॉस्फेयर की लेयर है वो काम कर रही है प्रिज्म का, यानी कि जैसे ही लाइट गई लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर से टकरा कर बेंड हो गई, जिसके थ्रू हमें जो दिख रहा है कि सन ऊपर की तरफ दिख रहा है, जो कि अभी आया ही नहीं है। अब बिल्कुल ऐसा ही हम ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स को समझेंगे। इसमें भी क्या हो रहा है कि देखिए हम लोग कहाँ पे हैं, हम लोग अर्थ में, अर्थ के चारों ओर एटमॉस्फेरिक है, एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं। तो क्या हो रहा है कि एक्चुअल पोजीशन स्टार्स की यहाँ पे, लेकिन जब लाइट बेंड होकर एटमॉस्फेयर से टकरा कर बेंड हो गई तो रिफ्रैक्शन के थ्रू हमें जो स्टार्स की पोजीशन है वो ऊपर दिख रही है, यानी स्टार्स की एक्चुअल पोजीशन कुछ और है बट हमें नज़र कहाँ आ रही है, कहीं और पे। अब ये ट्विंकलिंग क्यों होते हैं, ट्विंकलिंग इसलिए होते हैं कि कुछ रेस तो आंखों में हमारी आती हैं, कुछ रेस कहीं इधर चली गई, कहीं दूसरी तरफ चली गई, कहीं साइड में चली गई, आंखों के एकदम बगल से निकल गई। तो ऐसा लाइट बार बार इधर से उधर हो रही है, जैसा आपने देखा होगा ना डिस्को में लाइट ऐसे ऐसे घूमती है, तो इसलिए हमें ऐसा लगता है कि जो स्टार्स हैं वो ट्विंकल कर रहे हैं। अब हम देखेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसमें क्या होता है कि जो वाइट लाइट सन से निकल करके जब अर्थ के एटमॉस्फेयर पे टकराएगी तो लाइट स्कैटर हो जाएगी और भी डायरेक्शन में फैल जाएगी। क्यों? क्योंकि जब ये लाइट जाएगी तो ये डस्ट पार्टिकल से, फ्री वाटर मॉलिक्यूल से, और भी जो मॉलिक्यूल्स और गैसेस प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर से, इन सब से टकराएगी और अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर जाएगी। इस फिनोमिना को बोलते हैं स्कैटर ऑफ लाइट। और द फिनोमिना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडियल पार्टिकल, जब कोलाइडियल पार्टिकल्स में ऐसा होगा तो इसे बोलते हैं टिंडल इफेक्ट, जो हमने 9th क्लास में देख चुके हैं। अब लाइट कंसिस्ट करती है 7 कलर्स में, जिसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं। इसको आप विबग्योर के थ्रू याद कर सकते हैं। वी यानी वायलेट, आई यानी इंडिगो, ब्लू यानी ब्लू, ये आप जानते ही हैं। द कलर ऑफ द स्कैटर लाइट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द स्कैटर पार्टिकल। जो कलर होता है लाइट का वो लाइट के स्कैटर होने पर डिपेंड करता है, यानी अगर वेरी फाइन पार्टिकल से है तो हमें ब्लू लाइट स्कैटर होकर दिखेगी, अगर लार्ज पार्टिकल से टकरा के लाइट आ रही है तो हमें रेड लाइट स्कैटर होकर दिखेगी, और वेरी लार्ज पार्टिकल से टकरा के आ रही है तो हमें और भी वाइट कलर की लाइट या और भी कलर्स हमें दिख सकते हैं। तो आप देख रहे हो कि स्कैटर होने पर ही लाइट का डिपेंड कर रहा है कि लाइट हमें किस कलर की दिखाई देगी। विबग्योर आपको ध्यान रखना है, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अब हम देखेंगे व्हाई द डेंजर सिग्नल और साइन इज मेड ऑफ रेड कलर। देखिए रेड में कलर में क्या होता है कि इसका मैक्सिमम वेवलेंथ होता है। मैक्सिमम वेवलेंथ में जो लाइट का स्कैटर है वो बहुत ही कम होगा, लीस्ट होगा। तो रेड लाइट हमको
ट्रैवल के थ्रू लॉन्ग डिस्टेंस में आराम से दिखाएगी। मान लीजिए फॉग की सिचुएशन होंगे, रेन हो गया या एयर के पार्टिकल्स हैं, तो अगर वो लाइट स्कैटर ज़्यादा हो गई तो सब तरफ लाल लाल दिखेगा, तो हमें कन्फ्यूज़न हो जाएगा, दिखेगा नहीं सही से। लेकिन यहाँ पे तो वेवलेंथ ही इसकी ज़्यादा है, तो स्कैटर लाइट हो नहीं पाएगी, तो यानी रेड जो सिग्नल है वो हमें सिग्नल पे ही रेड दिखेगा। अब देखते हैं कि स्काई का कलर ब्लू क्यों दिखता है। देखिए, अपर ऑफ द लेयर का जो अर्थ एटमॉस्फेयर है वहाँ पे बहुत फाइन पार्टिकल जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल्स, गैसेस जैसे कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होती है, तो जब सनलाइट पास करती है इस एटमॉस्फेयर से तो फाइन पार्टिकल्स में जो लाइट का स्कैटर है वो बहुत ज़्यादा होता है। मैंने हम लोग को बताया था कि रेड कलर का स्कैटर सबसे कम होता है, ब्लू का सबसे ज़्यादा, तो हमें इसी वजह से जब स्कैटर ज़्यादा हो रहा है तो हमें ब्लू ही ज़्यादा दिखता है। अब हम देखेंगे कि कलर्स ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट। आपने देखा होगा कि नून के समय हमें जो कलर्स मिलते हैं सन की वो वाइट दिखते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय जो सन से अर्थ का डिस्टेंस है वो लेस ट्रैवल करती है लाइट, जिसकी वजह से जो सन है वो सारे कलर्स को रिफ्लेक्ट करवाता है और सारे कलर्स मिलकर हमें वाइट अपीयर होते हैं, यानी वाइट लाइट ज़्यादा दिखती है। लेकिन सनराइज और सनसेट के समय क्या होता है कि मोर डिस्टेंस हो जाती है, यानी सन से अर्थ की दूरी ज़्यादा हो जाती है। ऐसे टाइम पर जो लाइट होती है वो स्कैटर ज़्यादा हो जाती है। जब स्कैटर ज़्यादा होती है तो ब्लू, येलो और वॉयलेट कलर ज़्यादा स्कैटर हो जाते हैं, यानी हमें अपीयर नहीं होते। बचता है रेड, जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, वो हमें दिखता है। इसी वजह से सनराइज और सनसेट के समय हमें रेडिश कलर दिखाई देता है। तो यहाँ पर हमारा द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें।